हेलो गाइस, परस्यूट विद्या में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर विद द मिलेट्स। जैसे कि आपको पता ही है कि जो पैडी है वो अलोन 36% ऑफ द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करता है। प्रॉब्लम पैडी में ये है कि ये वाटर को एक्सेसिवली यूज़ करता है और साथ साथ मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस को ये एमिट करता है। अल्टीमेटली इट चैलेंज द एनवायरमेंटल एज वेल एज द इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंडिया। हाँ, ये पूरे इसके नेगेटिव्स हैं, बट पॉजिटिव ये है कि ये मिलियंस ऑफ लाइवलीहुड को स्पेशली रूरल एरियाज़ में भी सपोर्ट करता है। और अगर हम मिलेट्स की बात करें तो मिलेट्स जो हैं ये एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक सस्टेनेबल हैं, तो दैट कैन ट्रांसफॉर्म द इंडियाज़ एग्रीकल्चर वाइल एड्रेसिंग ऑल द कंसर्न्स। तो आइए हम देखते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है। तो इन शॉर्ट अगर हम समझें, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वो चीज़ है कि आज के लोगों की नीड्स को वो फुलफ़िल करे, साथ ही रिसोर्स को कंजर्व करे, ताकि फ्यूचर में जो पॉपुलेशन है उसकी नीड्स को भी ये फुलफ़िल कर सके। So that is a sustainable agriculture. Okay, so sustainable agriculture is an integrated system of plant and animal production practices that enhances environmental quality and natural resources. राइट, सो इसका एम क्या है? आज के ह्यूमन फूड नीड्स को सेटिस्फाई करना और रिसोर्सेज को कंजर्व करना, ताकि फ्यूचर में भी ह्यूमन नीड्स को फुलफ़िल कर पाए। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो ये कंजर्वेशन सेंट्रिक है। इसका मतलब कि कुछ भी इनपुट है वो एफिशिएंट होना चाहिए। जैसे हमने देखा है कि वाटर जो है उसका एम होना चाहिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो वैसे ही जैसे एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक्स होनी चाहिए, ड्रिप इरिगेशन या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशंस, ताकि वाटर वेस्टेज कम हो। फिर ये प्रमोट करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग को, तो जैसे सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनको ये रिप्लेस करता है ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव से, ताकि आपकी सॉइल हेल्दी बनी रहे। एंड लास्ट वन इज़ इट प्रमोट क्लाइमेट रेजिलियंस क्रॉप्स, तो जैसे मिलेट्स हो गए, इनको ये प्रमोट करता है ड्रॉट प्रोन एरियाज़ में, ताकि फार्मर्स जो हैं वो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी को अडेप्ट कर पाएँ। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम एडवांटेज देखिए मिलेट प्रोडक्शंस के, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है कि ये डायरेक्टली यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करता है। जैसे कौन से? जीरो हंगर हो गया, क्लाइमेट एक्शन हो गया, पॉवर्टी रिडक्शन हो गया रूरल एरियाज़ में, या तो फिर रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन हो गया। अगर हम बेसिक्स एडवांस, आपको पता ही है कि E³ होते ही हैं, एनवायरमेंटल, इकोनॉमी और फूड सिक्योरिटी का एनहांसमेंट। राइट, इकोनॉमिक वायबल है क्योंकि इसका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है, तो इसके कारण इसके प्रॉफिट मार्जिन्स हायर हो जाते हैं। अगर एनवायरनमेंट की बात करें हम, तो सस्टेनेबल है क्योंकि ड्रॉट टॉलरेंट में एरियाज़ में ये ग्रो होता है, जहाँ पे वाटर और फर्टिलाइजर्स का रिक्वायरमेंट बहुत कम है। फूड सिक्योरिटी को एनहांस करता है क्योंकि मिनरल्स, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, फाइबर्स, सब में ये बहुत हाईली एडवांस्ड है। राइट, एंड देन ग्लोबल मार्केट एक्सपांशन का एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स भी है मिलेट्स का। इसके साथ साथ हम बात करें तो रूरल लाइवलीहुड एनहांस भी करता है, क्योंकि अगर रूरल में मिलेट्स ग्रो होंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी, तो इनकम बढ़ेगी रूरल एरियाज़ में। राइट, और लोकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी ग्रो होंगी मिलेट्स के फूड प्रोडक्ट्स बनाने में। एंड ऑब्वियसली क्लाइमेट अडेप्टिबिलिटी, because they thrive in the higher temperature and they can withstand the climate variability. Okay, so this is very important. But इतना सब benefits होने के बाद भी what are the challenges that prevent us to shift from the paddy? तो आपको पता ही है कि पैडी की जो R&D की गई है वो बहुत ही एडवांस है इंडिया में। राइट, और इसके कारण पैडी क्रॉप जो है वो इकोनॉमिकली बहुत ल्यूक्रेटिव है, क्योंकि गवर्नमेंट ने R&D की हुई है, गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ भी बहुत सारी हैं, चाहे वो इरिगेशन पे हो गई, फ्यूल पे हो गई, या फिर फर्टिलाइजर्स पे हो गई। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। पैडी की पूरी सस्टेनेबिलिटी चेन बनी हुई है, बट अगर आप मिलेट्स की बात करोगे तो वहाँ पे सप्लाई चेन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मिलेट्स में प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ इतनी एडवांस नहीं है। ओके, मार्केट एक्सेस भी मिलेट्स का बहुत कम है कंपेयर टू द पैडी। अब कोई भी APMC में चले जाइए, वहाँ पे यू विल फाइंड द चैलेंजेस। देन फार्मर रेजिस्टेंस, अगर इकोनॉमिकली पैडी ल्यूक्रेटिव है तो फार्मर ऑब्वियसली नहीं चाहेगा अनसर्टेनिटी में पड़ना,
क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ मिलेट जो है वो रिस्क अवर्सन है, राइट. सो इट क्रिएट्स अ साइकोलॉजिकल बैरियर्स अमॉन्ग द फार्मर्स. कल्चरल फैक्टर्स की बात करें, सो ऑब्वियसली जो ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस चली आ रही है तो वही फॉलो होती हैं. देयर इज़ नो रूम फॉर इनोवेटिव थिंग्स. सो ये सोशल इनर्शिया क्रिएट करता है अगेंस्ट द न्यू क्रॉप्स. और ऑब्वियसली नॉलेज डेफिशिट है, फार्मर्स में नॉलेज कम है मिलेट्स के प्रति. एंड सेकेंडरी वहाँ पे R&D भी नहीं की हुई है. सो देयर इज़ अ लिमिटेड अवेयरनेस अमॉन्ग द फार्मर्स, लिमिटेड टेक्निकल नॉलेज अबाउट द मिलेट कल्टिवेशंस, पेस्ट मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमम हार्वेस्टिंग टेक्निक्स. एंड ये सब फैक्टर्स क्यों हैं अभी तक? क्योंकि देर इज़ नो रूम फॉर द पॉलिसी. कोई पॉलिसी ही नहीं है जो मिलेट को इतनी अच्छी तरह से कंप्रहेंसिवली कवरेज करके उसको सपोर्ट करे. सो देर इज़ अ इनसफिशिएंट पॉलिसी सपोर्ट दैट इज़ टारगेटिंग द मिलेट प्रोडक्शंस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे वो फिर क्रॉप इंश्योरेंस हो जाए या फिर MSP मैकेनिज़्म हो जाए. इंडिया ने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं. जैसे एक तो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, दूसरी है परंपरागत कृषि विकास योजना जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करती है, तीसरी है सब मिशन ऑन द एग्रो फॉरेस्ट्री दैट इंकरेज द ट्री इंटीग्रेशन विद द क्रॉप कल्टिवेशन, और चौथी है नेशनल मिशन ऑन द नेचुरल फार्मिंग. सो ये केमिकल फ्री एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करती है. तो ये चार नॉर्मली हमारे इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं. NMSA, परंपरागत कृषि विकास योजना, सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री और नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग. अगर हम मिलेट कल्टीवेशन को प्रमोट करना है तो हाउ वी विल डू? बाय शिफ्टिंग फ्रॉम द पैडी. तो एक तो आप जो पैडी कल्टीवेशन है जो कंसंट्रेटेड है आपके नॉर्थ इंडिया में, उसको आप ईस्टर्न इंडिया जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, जहाँ पे पानी और लैंड दोनों है तो वहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए. तो ये कैसे करेंगे? आप फार्मर्स को फाइनेंशियल इंसेंटिवाइज दीजिए. जैसे 35,000 रुपये पर हेक्टर दे रहे हैं तो उससे 70,000 दीजिए, राइट. सो मिलेट कल्टीवेशन वहाँ पे मोर अट्रैक्टिव होगा. कहाँ पे? तो नॉर्दर्न इंडिया में. तो ही वो इकोनॉमिकली लिक्रेटिव करके पैडी को शिफ्ट करवाने में काम करेंगे. फिर आपका जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो रीपर्पस कर दीजिए. जैसे पैडी पे सब्सिडीज़ दे रहे हैं वो कम करके मिलेट्स पे दीजिए, और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से दीजिए जो फार्मर्स मिलेट के तरफ स्विच कर रहे हैं. इसके साथ साथ पॉलिसी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, उसके साथ साथ नॉलेज देनी पड़ेगी, R&D करनी पड़ेगी, राइट. सो नॉलेज ट्रांसफर्स टू द फार्मर्स, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू द फार्मर, स्टेट और सेंटर के बीच एक कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी सपोर्ट होना चाहिए, और इस सब के लिए एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए ताकि पैडी और मिलेट के बीच एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस बना रहे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिर आप प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दीजिए, वहाँ पे R&D कर दिए. सो दिस आर द वेरियस मेथड्स, राइट. हमारे कंजप्शंस को भी आप बिहेवियरल चेंज कीजिए. जैसे मोस्टली आप देखेंगे तो राइस और वीट के बेस्ड पे हमारे फूड हैबिट्स हैं, तो उनको मिलेट्स को इंटीग्रेट कीजिए, वहाँ पे सोशियो बिहेवियरल चेंज कीजिए, लोगों को परसुएट कीजिए, राइट. सो देयर इज़ अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स. कौन से बेनिफिट्स हैं? तो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करेंगे, रूरल लाइवलीहुड एनहांस करेंगे, और एग्रीकल्चर को रेजिलियंट बनाएंगे अगेंस्ट द क्लाइमेटिक चेंज. सो दिस इज़ वेरी गुड इंट्रो यू कैन राइट कि ट्रेडिशनल क्रॉप्स को मॉडर्न अप्रोचेस के साथ अगर आप एम्ब्रेस करेंगे तो इंडिया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में ग्लोबली लीप करेगी while ensuring nutritional security for its growing populations. So this is the overall editorial. Thank you for watching. If you like the video, please subscribe to the channel and share it as much as possible.